गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एच सेक्स पिरामिड से। इसमें किसी भी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं, रिप्रोडक्टिव जो कैटेगरी के मेंबर्स कितने हैं, प्लस पोस्ट रिप्रोडक्टिव कैटेगरी के मेंबर कितने हैं, उनको एक पिरामिड के फॉर्म में इनको अरेंज करके रखा जाता है। किसी भी पिरामिड की अगर बात करें तो उनका जो बेस होता है वो प्री रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो बनाते हैं, और जो बीच का मिडल वाला जो पार्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव जो मेंबर्स होते हैं वो बनाते हैं, और सबसे ऊपर जो पीक पर है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव मेंबर्स है वो रखे जाते हैं। तो इस पिरामिड के बेसिस पे हम किसी भी पॉपुलेशन का क्या फ्यूचर होने वाला है, उसकी क्या पोजीशन रहने वाली है, ये हम आराम से डिटेल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इन 4 पिरामिड जो यहाँ पे मैंने बना रखे हैं उनकी अगर बात करें तो जो ए है और बी है उनकी अगर बात करें तो इनका जो बेस है यानी जो प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स है उनकी नंबर ज्यादा है दोनों में ही। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसकी बात करें तो इसके अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव है उनकी मेंबर उनकी नंबर बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्री रिप्रोडक्टिव है फ्यूचर में होने वाले रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन है वो फास्ट ग्रोइंग होगी। ठीक ऐसे ही बी की अगर बात करें तो इसका बेस जो है यानी जो प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर है उनकी नंबर्स की अगर बात करें तो हालांकि इतना ब्रॉड तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में देखें तो हाँ इसकी जो ब्रॉडनेस है या जो प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स है उनकी नंबर ज्यादा है। तो यहाँ ये ग्रो तो करेगा लेकिन एज कम्पेयर टू ए बी है वो स्लो ग्रोइंग होगा। सी की अगर बात करें तो सी के अंदर हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज और प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो फ्यूचर है वो स्टेबल होगा, ये स्टेबल रहेगी आगे, ठीक है। और सबसे लास्ट ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव है उनकी नंबर सबसे कम है, और जो रिप्रोडक्टिव है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम जो एच सेक्स पिरामिड बनाते हैं इन पिरामिड्स को देख के आराम से हम किसी भी पॉपुलेशन का फ्यूचर है वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर उसमें प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो फ्यूचर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ेगी ही, और जो प्री रिप्रोडक्टिव अगर कम है एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो फ्यूचर में वो नेगेटिव ग्रोथ शो करेगा या उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या किसी भी पॉपुलेशन का जो वितरण होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में वो कैसा होता है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी एरिया में पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण है वो देखने को मिलता है। सबसे पहला है यूनिफॉर्म, दूसरा है रैंडम, और थर्ड है पेची या क्लम्प्ड। क्लम्प्ड का मतलब होता है गुच्छे के रूप में, बंच के रूप में, ठीक है। इसको हम डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो फॉर एग्जांपल ये कोई पर्टिकुलर एरिया है और इसमें कोई स्पीसीज है वो इवनली पूरे जो एरिया है उसमें इवनली या समान रूप से वितरित है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान रूप से वितरित है। तो ये एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। रैंडम की अगर बात करें तो रैंडम में कोई फिक्स नहीं होता है कि या इक्वल या समान रूप से वितरण नहीं होता है, कहीं भी कोई देखने को मिलता है एनिमल, ठीक है। या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर जनरली नेचुरली अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्लम्प्ड टाइप का या पेची टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है, जिसमें एनिमल छोटे छोटे ग्रुप बनाकर पूरे एरिया में फैले हुए रहते हैं कुछ यूं। तो
तो किसी भी पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म या समान वितरण, दूसरा है रेंडम या जिसमें असमान वितरण होता है, यादृच्छिक हिंदी में इसको बोलते हैं, और या फिर क्लम्प्ड जो है या झुंड या पेची टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। नेचर में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी एरिया है वो पूरा एरिया एक जैसा हो जरूरी नहीं है। आपको एक बड़े से एरिया में कई टाइप के हैबिटाट देखने को मिलते हैं। कहीं आपको बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे, तो कहीं बड़ी झाड़ियां, कहीं घास, तो कहीं एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे पानी है वो भी देखने को मिलेगा। तो किसी भी अगर स्पीसीज की बात करें तो उसका जो इंटरेस्ट का एरिया होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नेचुरली अगर हम बात करें तो ये रेंडम हो सकती है और मोस्ट कॉमनली ये क्लम्प्ड हो सकती है। ज्यादातर जो स्पीसीज है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहना ही पसंद करती है। उस एरिया में ये रहना पसंद करती है जहां इनके सर्वाइवल के या उत्तरजीविता के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा हो, जो कि रेंडम या क्लम्प्ड में होते हैं। यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा और लास्ट जो यहाँ का हमारा पॉइंट है वो है ग्रोथ फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी समष्टि का या पॉपुलेशन का जो वृद्धि प्रारूप होता है वो या वृद्धि स्वरूप होता है वो कैसे होता है। तो किसी भी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ये ग्रोथ आने के जो रीजन होते हैं वो नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो किसी भी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उसमें पर यूनिट टाइम के अंदर पॉपुलेशन में जो भी ग्रोथ हुई है या जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी नेचुरली अगर किसी पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2 टाइप के ग्रोथ जो ग्राफ है या ग्रोथ फॉर्म है वो शो करती है। पहला है जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म और दूसरा है एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म। जे आकार का वृद्धि स्वरूप या फिर एस आकृति का वृद्धि स्वरूप। तो 2 टाइप के जो ग्रोथ फॉर्म है वो जनरली कोई भी नेचुरल पॉपुलेशन है वो शो करती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इसमें टाइम के साथ साथ में ग्रोथ होती है और एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट के अंदर उस पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ हुई है, इन दोनों डाटा को, टाइम को और उस ग्रोथ को एक ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरली अगर बात करें तो पॉपुलेशंस है वो 2 टाइप के ग्राफ जो है वो बनाती है, जे शेप्ड या एस शेप्ड ग्राफ ये बनाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जे शेप ग्रोथ फॉर्म की। जे शेप ग्रोथ फॉर्म है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म के बायोटिक पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। ये जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। वरना नेचुरली अगर हम बात करें तो किसी भी पॉपुलेशन की या किसी भी एरिया की हम बात करें जिसकी एक फिक्स धारण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही पॉपुलेशन डेंसिटी टॉलरेट की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम किसी ऐसी स्पीसीज का ग्रोथ फॉर्म बना रहे जो जे शेप्ड वृद्धि स्वरूप शो करती है, तो वो जे शेप वृद्धि स्वरूप या ग्रोथ फॉर्म तभी शो कर सकती है जब उसके अंदर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है या उसकी जो पॉपुलेशन है कंप्लीटली बायोटिक पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। पॉपुलेशन चाहे कितनी बढ़ जाए, उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाए, उस जनसंख्या जो घनत्व जो बड़ा है उसकी वजह से इसकी ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सिर्फ बायोटिक पोटेंशियल पर ही डिपेंड करते हैं। अब बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल होता है कि किसी भी जीव की
एकदम फेवरेबल कंडीशन में जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव जो रेट होती है उसे हम उसकी बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो ग्रोथ फॉर्म है वो शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे जो इंसेक्ट है या फिर काई है, एल्गी है, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज इनके अंदर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इनकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो उनकी खुद की रिप्रोडक्शन की जो रेट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ती है तो उस पॉपुलेशन के ऊपर उनकी डेंसिटी का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है इनिशियली। तो ठीक है, ये ग्राफ कैसा दिखाई देता है ये हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया है जो जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि जो टाइम के साथ साथ में जो स्पीसीज है वो अचानक से तेज ग्रोथ करती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो करती है, और फिर एक पॉइंट पर आने के बाद में अचानक से वो बर्स्ट हो जाती है या अचानक से वो डाउन हो जाती है। अगर कोई स्पीसीज इस टाइप की ग्रोथ अगर शो करिए कि अचानक से वो बढ़ना शुरू करती है और बहुत ही कम टाइम में बहुत स्पीड से उसकी डेंसिटी बढ़ती है, फिर एक पॉइंट पर जाने के बाद में वो अचानक से डाउन आती है, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसे जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जे शेप्ड का जो ग्रोथ फॉर्म होता है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है या जो तीव्र जो ग्रोथ है या तेज जो ग्रोथ है वो अचानक से रुक जाती है और अचानक से डाउन आ जाती है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो अचानक से डाउन आ रही है तो डाउन आने का रीजन यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होना नहीं है। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन अचानक से डाउन आ रही है तो इसका रीजन एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर कोई पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है यानी उनके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल उनके अंदर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वो रिसोर्सेज को या संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो वहां पे जो फूड अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, या फिर क्लाइमेट एक टाइम बाद में उनके फेवर में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो इस बर्स्ट का या ग्रोथ का अचानक से नीचे आने का रीजन होते हैं। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहाँ पे रीजन नहीं होती है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर लंबे टाइम तक और अगर मेंटेन करके रखे जाए, रिसोर्सेज को और ज्यादा मेंटेन करके रखा जाए या एनवायरमेंटल फैक्टर को और इनके फेवर में बना करके रखा जाए तो ये डेंसिटी और ऊपर चली जाएगी। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये यहाँ इस पॉइंट पर आकर के नहीं रुकेगी, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग और फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये और ज्यादा होती चली जाएगी। तो यहाँ पे डेंसिटी इसके डाउन आने का रीजन नहीं है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल इस टाइप की ग्रोथ कौन शो करता है ये भी मैंने आपको बताया कि बारिश के टाइम पे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलती है कि बारिश से पहले नहीं होते और अचानक से वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ करते हैं और एक टाइम बाद में अचानक से गायब भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर सीजन में, जो फेवरेबल सीजन जब आता है इन इंसेक्ट्स वगैरह का, तब ये इस टाइप की ग्रोथ है वो शो करती है। ये ग्रोथ कुछ ऐसे ही होती है जैसे हमने किसी गुब्बारे में हवा भरी है, हवा भरने में टाइम लगा और फिर पिन चुबा के उसको बर्स्ट कर दिया, उसको फोड़ दिया, तो 1 सेकेंड लगी, अचानक से ग्रोथ है वो एकदम से डाउन आ गई। ठीक है, ये जो ग्रोथ फॉर्म है इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, जो है dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल r और n। ठीक है, यहाँ पे जो n है, कैपिटल N है, वो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल r जो है वो बायोटिक पोटेंशियल यानी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में या पर्टिकुलर स्पीसीज में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, अगर उसको सारी चीजें फेवर में दी जाए तो वो कितनी स्पीड से रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्रोथ फॉर्म। सिग्मोइड ग्रोथ फॉर्म या एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म की अगर बात करें तो ये जे शेप से अलग होता है। इसमें जो ग्राफ की शेप होती है वो इंग्लिश के एस अल्फाबेट से मिलती जुलती सी होती है। इसमें हम जो टोटल ग्रोथ होती है या जो भी फेजेस आती है उन टोटल फेजेस को हम 3 फेज में या 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है फेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना प्रावस्था। ठीक है, दूसरा है फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या तीव्र वृद्धि प्रावस्था,
और तीसरी है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज या नेगेटिव ग्रोथ, या नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होती है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो नीचे आ जाती है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फेज ये है, या एसिम्टोट जिसे हम कह सकते हैं। तो किस फेज में क्या होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की या स्थापना प्रावस्था की। ठीक है, जब भी कोई इंडिविजुअल या जब भी कोई एनिमल किसी नए हैबिटाट में एंटर करता है तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है या वहाँ की जो कंडीशंस होती है वो कुछ अलग होती है। तो जब कोई एक एनिमल अपने नेचुरल अलग किसी हैबिटाट में जाता है, अलग कंडीशंस में जाता है, तो वहां जाने के बाद में उसकी जो इंक्रीमेंट होता है, जो नंबर इंक्रीज होती है वो इतनी नहीं होती है, क्योंकि उसको स्टेब्लिश होने में या स्थापित होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा कि जो स्टेब्लिशमेंट फेज होती है या स्थापना प्रावस्था होती है उसमें ग्रोथ इतनी, पॉपुलेशन डेंसिटी में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे उसको स्टेब्लिश होने के लिए, स्थापित होने के लिए समय चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म नए हैबिटेट में एंटर करा था वो स्टेब्लिश हो चुका है। स्टेब्लिश हो चुके होने के बाद में जब वो पूरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुका है, सारी चीजें अपने फेवर में उसके हो चुकी है, तब वो सडनली पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ शो करता है, या अपनी जो जनसंख्या वृद्धि है उसको अचानक से जनसंख्या में वृद्धि वो शो करता है। तो इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या तीव्र वृद्धि प्रावस्था भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज या नेगेटिव ग्रोथ या एसिम्टोट, यहाँ हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ एक्चुअली में नेगेटिव नहीं आती है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है, जो एकदम तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही होती है वो थोड़ी डाउन आ जाती है, वो स्पीड थोड़ी सी डाउन आ जाती है, पॉपुलेशन डाउन नहीं आती, उसके बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे डाउन हो जाती है, और उस एक्सेलरेशन के डाउन होने को ही नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज या ऋणात्मक त्वरण प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे डिफरेंस जो एस शेप्ड या जे शेप्ड के अंदर सबसे बड़ा होता है कि जे शेप्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम सिग्मोइड ग्रोथ फॉर्म की अगर बात कर रहे हैं तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी या धारण क्षमता जो है उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ सकती है। कभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो उस एरिया की जो धारण क्षमता है या कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर जो नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज आपको देखने को मिल रही है तो इसका रीजन इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। एक हद के बाद में, एक फिक्स पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में जब कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट आ चुकी है तब आपको ग्रोथ पॉपुलेशन में नंबर जो इंक्रीमेंट है वो देखने को यहाँ पे नहीं मिले। इस ग्राफ में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज है, एक टाइम बाद में हम क्या देखते हैं कि जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें जो ग्रोथ है वो 0 पर आ जाती है या कांस्टेंट हो जाती है या बढ़ना बंद हो जाती है। इस पॉइंट को सैचुरेशन वैल्यू या संतृप्ति वैल्यू भी कहा जाता है, और इसे कैपिटल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो के है यहाँ पे वो किसी भी हैबिटाट की अगर बात करें तो के जो है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है या उसकी धारण क्षमता है। या धारण क्षमता है, क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इकोसिस्टम के अंदर कि किसी भी हैबिटाट के अंदर कितनी पॉपुलेशन रह सकती है, कितने इंडिविजुअल रह सकते हैं, वो उस एरिया में प्रेजेंट जो रिसोर्सेज या संसाधन होते हैं उन पर निर्भर करता है। जैसे संसाधन होंगे उतने ही नंबर में इंडिविजुअल या जीव जंतु वहां पे रहेंगे। उससे ज्यादा अगर होंगे तो उनमें कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन में जो स्ट्रांग होंगे वो तो जीत जाएंगे, और जो वीक होंगे वो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कंप्लीटली रुक जाती है। इसको मैं नेगेटिव ग्रोथ लिखने के बजाय नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज लिखना चाहती हूँ। कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो नेगेटिव नहीं आई है। नेगेटिव होती तो ये नीचे की तरफ जाता, नेगेटिव नहीं आई है, कांस्टेंट हो गई, अब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी।
तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी वो रुकी है, पॉपुलेशन डेंसिटी डाउन नहीं आई है। एक पॉइंट पर जाने के बाद में जो पॉपुलेशन डेंसिटी की जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो जाएगी या स्थिर हो जाएगी। और इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी हैबिटाट की अगर बात करें तो उसकी एक धारण क्षमता, ये कैरिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ ऐसे ग्रोथ फॉर्म को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसमें डेल एन बाई डेल टी इज इक्वल टू आर एन, और साथ में है के माइनस एन बाई एन। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन है, और स्मॉल आर जो है वो किसी भी पॉपुलेशन की बायोटिक पोटेंशियल या उसकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और के माइनस एन बाई एन जो है वो किसी भी जो हैबिटाट है उसमें जो उपलब्ध संसाधन है या अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि किसी इसमें ये जो ग्रोथ फॉर्म है, सिग्मोइड जो ग्रोथ फॉर्म है, उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बढ़ती है, या जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो k माइनस एन बाई एन वो अवेलेबल रिसोर्सेज है, और इस फॉर्मूला में जो k है वो किसी भी हैबिटाट की कैरिंग कैपेसिटी है या धारण क्षमता है, और n जो है वो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सपोज अगर हम बात करें कि किसी भी हैबिटाट में जो रिसोर्सेज हैं या सॉरी कैरिंग कैपेसिटी उसकी है वो मान लो 100 है, वो 100 को टॉलरेट कर सकता है, और वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो वो भी 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज कितने होंगे? अगर कैरिंग कैपेसिटी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल बराबर है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कैरिंग कैपेसिटी 100 की है, 100 को वो धारण कर सकता है हैबिटाट, और वहाँ पे रहने वाले इंडिविजुअल भी 100 है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो 0 है, क्योंकि धारण क्षमता जितनी है उतने के उतने वहाँ पे इंडिविजुअल है, तो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो यहाँ पे 0 होंगे। लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम किसी हैबिटाट की बात करें जहाँ कैरिंग कैपेसिटी है 100 की, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो सिर्फ 90 ही रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो यहाँ पे कैलकुलेट करने पर निकल करके आएगा 0.1 यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे। तो यहाँ पे किसी भी हैबिटाट के अंदर 0 या अवेलेबल रिसोर्सेज अगर 0 आते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ की नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर अवेलेबल रिसोर्सेज का नंबर 0 से ऊपर आता है, 1 के अंदर आता है, 0 से 1 के बीच में आता है, तो मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की गुंजाइश है। तो ये था हमारा ग्रोथ फॉर्म, जे शेप ग्रोथ फॉर्म है, और जो एल शेप ग्रोथ फॉर्म है वो हमने डिस्कस किया है। फिर से एक बार शॉर्ट में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जे शेप ग्रोथ फॉर्म होती है जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है, यानी जनसंख्या घनत्व का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिपेंड करती है अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर। अगर मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी एक हद से ज्यादा बढ़ती है तो वहाँ पे अवेलेबल जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ने लग जाएंगे, जगह कम पड़ने लग जाएगी, कॉम्पिटिशन होगा, तो अचानक से वो जो पॉपुलेशन है वो डाउन आएगी। जबकि अगर हम बात करें सिग्मोइड ग्रोथ फॉर्म के अंदर, तो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है उसमें डेंसिटी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, या जनसंख्या घनत्व जो है वो यहाँ पे एक बैरियर का काम करता है। और यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी हैबिटाट की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है कि वो इतने ही इंडिविजुअल को वहाँ पे रहना अलाउ कर देती है, और उससे ज़्यादा अगर होंगे तो जो ग्रोथ है वो 0 हो जाएगी, या जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सक्सेशन या अनुक्रमण, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।